हाय फ्रेंड्स, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन में। आज हम लोग जो है क्लास 10th का लेसन नंबर 3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं कि जो कंसेप्ट है यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं और किस माध्यम से हम क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। इससे पहले हमने दो क्लास मतलब कहने का मतलब दो अध्याय खत्म कर लिया है 10th का, यानी पहला रियल नंबर और दूसरा हमने खत्म किया था बहुपद यानी वास्तविक संख्या और बहुपद का लेक्चर हो चुका है। आप उम्मीद है आपने वो लेक्चर देखा होगा। उसके बाद हम लोग जो अध्याय नंबर 3 है यानी क्लास 10th का जो आपका बुक है उसमें जो अध्याय नंबर 3 यानी लेसन नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुपद आपका आई होप समझ में आ गया होगा। उससे पहले आपको रियल नंबर आपको यानी वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गई होगी, तो ये जो चैप्टर है उसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को भी इजी वे में समझें। और सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है ना, ये जो नाम है, ये नाम क्या बताता है, ये नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नाम क्या हमें सिखाता है। हमें इस नाम को तोड़ने पे, नाम को समझने पे ही बहुत चीज की विशेषता यानी इस चैप्टर की विशेषता हमको पता लग जाएगी कि हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए मैं अपने वे से इसको स्टार्ट करता हूं और कोशिश करूंगा कि आसान से आसान लैंग्वेज में मैं इसको आपको समझा दूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहाँ पे हमने कुछ बातें वहां पे पढ़ ली थी। कहां पे? बहुपद में। हमने बहुपद में इस टर्म यानी रैखिक का मतलब देख लिया था। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक बहुपद याद है, मैंने बताया था वहां पे। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना हो, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1। यानी इस टाइप का बहुपद x+4, x+3, x+8, ये सब रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है, 1। तो ये बात हम रैखिक बहुपद में पढ़ चुके थे। तो इसका मतलब आपको ये बात पता होगी, रैखिक एक नया शब्द नहीं है। लेकिन वहां पे क्या था, ध्यान देना, वहां पे था बहुपद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? समीकरण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुपद और समीकरण में अंतर समझ लेते हैं। बहुपद और समीकरण होता क्या है? देखिए, सबसे पहले देखिए आप, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। देखिए, बहुपद का मतलब तो आप जान गए थे, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक संख्या हो बहुपद कहलाता है। यानी जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वो भी बहुपद। जैसे आपको मैंने सिखाया था, मुझे लगता है कि आपने सीख लिया होगा। अब बात करते हैं समीकरण की। समीकरण कोई बड़ा लोचा नहीं है। समीकरण का जन्म तब होता है, यानी समीकरण की उत्पत्ति तब होती है, यानी समीकरण हम तब पढ़ना चालू करते हैं जब एक पक्ष की तुलना हम दूसरे पक्ष के साथ करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। यानी एक पक्ष यानी किसी चीज की तुलना हम जब दूसरे के साथ करेंगे, और तुलना वो भी कैसी, बराबरी वाली तुलना, तब जाके वहां पे समीकरण का निर्माण होता है। इट मीन्स, कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर मैंने आपको यहाँ पे x+4 ये बहुपद है, लेकिन इसकी तुलना अगर हम किसी से कर दें 5 से या 6 से या 8 से या कुछ भी, या x+4 से, तो इसका मतलब ये आप समीकरण बन गया। क्योंकि x+ अगर मैं यहाँ 5 कर दूं या कुछ भी कर दूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी तुलना हम इसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी अगर आप बहुपद जो भी आप देखें, यानी जैसे x² + 4 लिख दिया, आप देख रहे हैं ये द्विघात बहुपद है। अगर इसकी तुलना मैं यहाँ पे 10 से 10 से कर दूं, इसका मतलब आपने इस बहुपद की तुलना दूसरे पक्ष से कर दी है। तो जब एक बहुपद की तुलना आप दूसरे पक्ष से करते हैं, वो भी बराबरी वाले पक्ष से, तब यहाँ पे जाके समीकरण का निर्माण होता है। तब इस प्रक्रिया को, इस तुलना को हम समीकरण के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली आप समीकरण है, यानी इसमें आप बराबर आने। तो चलिए अब चलते हैं बात यहाँ पे करने के लिए। आपको मैंने चर भी पढ़ा दिया था। चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब होता है कि वैसे चर का मतलब क्या, जिसका मान बदलता रहे। मैंने बताया था आपको, जिसका मान क्वेश्चन टू क्वेश्चन यानी समय समय में क्या उसका बदलते रहे। जैसे मैंने बताया था कि x, y, z जो भी p, m, q जो भी आपके सवाल में दिए रहते हैं, उसका मान क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलते रहता है, उसे हम चर कहते हैं। ये आप चर और अचर का जो बहुपद का जो चैप्टर है, वहां मैंने इस बात को विस्तार रूप से पढ़ा दिया था। तो आई होप मुझे पता होगा कि आपको पता है कि चर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका मतलब ये है कि अब जो हमारे पास चर आने वाले हैं, वो जो चर आने वाले हैं उसमें कितने चर होंगे? 2 होंगे। 2 क्या होंगे? चर होंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब है कि वैसे समीकरण होंगे जिन समीकरण का अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा। यानी अगर इन दोनों को जोड़ दें आप, यानी वैसे समीकरण होंगे जिसमें कितने चर होंगे? 2 चर होंगे, और उनका घात कितना होगा? उन चरों का घात, अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए उसको आप रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x + y,
इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे दो चर, ये समीकरण तो बना बराबर आ गया, तो समीकरण हो गया, यानी एक पक्ष की तुलना हम दूसरे पक्ष से कर रहे हैं, समीकरण तो कंफर्म है। अब कैसे समीकरण है, तो कितने चर आ गए इसमें, एक चर और एक चर कितने आ गए, दो चर आ गए। अब दो चर, देखिए इस चर का भी घात एक है और इस चर का भी घात, इसलिए इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर मान लीजिए ऐसे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4, देखिए इसमें ध्यान देना, सबसे पहले ये दो चर वाले रैखिक समीकरण तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना आ गया, 2, तो इसको तो आप कैंसिल कर दे, इसको तो आप माइंड से निकाल दे। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ x प्लस 4 इक्वल टू एक्स, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि ये क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये दो चर तो है, यहाँ भी x है, यहाँ तो एक चर हो गया दो चर, और अधिकतम घात एक है और अधिकतम घात एक है, तो क्यों नहीं सर इसको कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप बिल्कुल इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कह सकते, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण आप बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे चर जो है दो, वो अलग अलग होने चाहिए। अलग होने का मतलब है कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अगर एक y है तो दूसरा x होना चाहिए, यानी कि दोनों अलग अलग चर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए x और x दोनों एक ही प्रकार के चर हैं, इसीलिए आप इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं कह सकते। अब ये कौन समीकरण हुआ, तो आप बोलोगे सर एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये कौन समीकरण होंगे, एक चर वाली, एक ही चर है, x और x एक ही चर हुआ, यानी दोनों का रूप बिल्कुल सेम है चर का, इसीलिए इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण हम कहेंगे। तो कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समय आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हम किसको कहेंगे। तो यानी वैसे समीकरण जिसमें कितने चर हों, दो चर हों, और उन दोनों चरों का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, तो वैसे समीकरण जो तैयार होंगे वो क्या कहलाएंगे आपको, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब बात यह आती है, आप तो इसका मतलब समझ गए होंगे, अब बात यह आती है कि सर इस समीकरण का काम कहां पड़ता है। होता क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की आवश्यकता इसलिए हमें पड़ती है कि कभी कभी क्या होता है, एक साथ हम दो घटनाएं कर देते हैं, या एक साथ दो चीजों की बात कर देते हैं। ठीक है, एक साथ दो चीजों की बात करते हैं। मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार में आपने दो अलग अलग तरह का सामान खरीदा, एक सामान खरीद लिया आपने पेन, और एक सामान आपने खरीद ली किताब। ध्यान दीजिएगा, पेन का मूल्य अलग होगा, किताब का मूल्य अलग होगा, लेकिन जब आप घर आओगे तो आप देखोगे कि आपने कितना रुपए का पेन खरीदा, कितना रुपए का कॉपी खरीदा, आपको नहीं पता, लेकिन आपने टोटल मिला के 50 रुपए दुकानदार को दिए। ध्यान दीजिएगा, आपने 50 रुपया दुकानदार को दिए, लेकिन आपने खरीदी कितनी वस्तु, दो वस्तु, अलग अलग वस्तु, एक आपने पेन खरीदा और एक आपने बुक खरीदा। तो जब दो अज्ञात मान को हम एक साथ निकालने की कोशिश करते हैं, एक समीकरण से कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे पड़ती है आवश्यकता दो चर वाले रैखिक समीकरण की। ठीक है, तो जब इसमें, क्योंकि आप जब दुकान गए तो आपने पेन भी खरीदा और आपने पुस्तक भी खरीदी, और दुकानदार को आपने मान लीजिए 50 रुपए, या दुकानदार को आपने 100 रुपए दे दिया, तो उस 100 रुपया जो आपने दुकानदार को दिया उसमें पेन का मूल्य भी है और किसका, किताब का मूल्य भी है, तो एक साथ दो अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, इसीलिए वहां पे इस समीकरण की आवश्यकता पड़ती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की आवश्यकता वहां पे आपको पड़ती है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप और कैसा होता है। अब एक बात और मैं बता दूं आपको डायरेक्टली, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा आपको एक साथ दो समीकरण दिए रहेंगे, यानी दो समीकरण के युग मतलब जोड़ा दिया रहेगा। कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण एक साथ एक नहीं हो सकते, यानी एक समीकरण से काम नहीं चल सकता। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि x प्लस अगर y बराबर 10 दिया हुआ है, मान लीजिए 10 दिया हुआ है, तो ये कभी भी एक समीकरण से इसको हल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं हल किया जा सकता, क्योंकि एक समीकरण से हमेशा एक ही चर का मान निकलता है। ध्यान रखना, एक समीकरण से हमेशा एक ही चर का मान निकलता है। अगर दो चर का मान आपको निकालना है, तो आपको समीकरण भी कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है समीकरण का युग्म होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा आप देखना एक साथ आपको कितने समीकरण दिए रहते हैं, दो समीकरण देते हैं, क्योंकि चर का मान कितना निकालना होता है, हमको दो चर का मान निकालना होता है। और एक समीकरण से आप एक ही चर का मान ज्ञात कर सकते हैं, दो का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते। अब चलिए बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होता है, यानी रूप कैसा होता है। समीकरण युग्म का रूप, यानी ये कैसे दिखने में लगेंगे आपको, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कैसे आपको दिखने में, यहां मैं समीकरण इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब चैप्टर में पढ़ा रहा हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आपको पता होना चाहिए कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वही समीकरण के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए इसका रूप कैसा होना चाहिए, अगर हम बात करें इसके रूप के बारे में, तो इसका रूप कैसा होना चाहिए। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि इस समीकरण में कम से कम कितने समीकरण होंगे, तो आप बोलोगे सर दो, क्योंकि दो चर होते हैं और दो चर का मान हमको निकालना होता है, तो एक समीकरण से आप एक ही चर निकाल सकते हैं, इसीलिए दो समीकरण आपको देना इसमें अनिवार्य है। इसीलिए जब तक दो समीकरण आपके पास नहीं होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल आप नहीं निकाल सकते। तो चलिए इसका रूप कैसा होता है मैं बताता हूं आपका रूप। अगर इसके रूप की बात करें तो रूप आपको ऐसा मिलेगा, a1x प्लस b1y
बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर C2। कुछ याद आ रहा होगा बहुपद वाला, ये A1 A2 C1 A2 B2 और C2 समीकरण, ये समीकरण 1 कहलाएगा और ये समीकरण 2 कहलाएगा। देखिए आप में ये जो समीकरण देख रहे हैं आप, जिसमें x एक चर है तो दूसरा चर कौन सा है इसमें, y। इसमें एक चर x है तो इसमें एक चर क्या है, y। तो ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है, अधिकतम घात देखिए एक 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 घात है। लेकिन ये जो देख रहे हैं A1 A2 B1 B2 और C1 और C2, A1 जो है वो x का गुणांक है, यानी चर के साथ जो गुणा में है, ये A1 इसका गुणांक है, A2 इसका गुणांक है, ये y का गुणांक B1 और इस y का गुणांक B2, और जो C1 C2 देख रहे हैं ना, यानी बराबर का जो उस साइड होता है इसको कहते हैं अचर पद। अचर पद का मतलब इस पद में चर नहीं लगे होंगे, ये स्वतंत्र होगा, ये आजाद होगा, ये बिना यानी कि चर पद से, यानी कि जो ABCD के अक्षर एक्स वाई उससे वो बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए इसमें नाम मैंने क्यों चेंज कर दिया है, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, क्योंकि देखिए x के गुणांक को a कहते हैं, y के गुणांक को b कहते हैं और जो अचर पद होता है उसको c कहते हैं, ये बात आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समीकरण 2 है, समीकरण 2 है, इसीलिए मैंने इसको A1 इसको A2 लिख दिया, इसको B1 और इसको B2 लिख दिया और इसको C1 और इसको क्या लिख दिया मैंने C2, ताकि जैसे मैं कहूँ C2 इसका मतलब वो दूसरे समीकरण का अचर पद है, मैं कहूँ B2 इसका मतलब दूसरे समीकरण का वो y का गुणांक है। अगर मैं कहूँ A2 तो आप कहोगे सर ये दूसरे समीकरण का, A2 मतलब दूसरे समीकरण का ये x का गुणांक है। तो ये पहचानने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यानी यहाँ पे जो ABC, यानी ये भी जो भी देख रहे हैं यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 तथा C2, ये सारी की सारी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। देखियो आ गया ना वास्तविक संख्या का काम। यानी ये जो देख रहे हैं A1 A2 यानी जो गुणांक में है, यानी x के गुणा में जो होगा, y के गुणा में जो होगा, x के गुणा में जो होगा, y के गुणा में जो होगा और ये होगा, ये 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब क्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों के परिवार को मिला दें क्या होगा, यानी रूट में हो या बिना रूट में हो, जो भी हो, यानी ये सारी की संख्या वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ये बात आपको पता है। और एक कंडीशन और है कि A1 प्लस A2 जोड़ के नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, ध्यान देना। और दूसरा कंडीशन क्या है, सॉरी A1 और B1 और उसके बाद A2 और प्लस B2 नहीं होना चाहिए जोड़ के किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए A1 और B1 A1 इन दोनों को जोड़ के अगर मान लो 0 आ रहा है, मान लो 0 आ रहा है, तो ये समीकरण आप नहीं हल कर पाओगे। ठीक है, ये समीकरण कभी बनेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं आपसे। ठीक है, इसका मान आप नहीं निकाल पाओगे। या फिर A2 और B2 को जो, यानी कि A2 और B2 को जोड़ने के बाद अगर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तब ये समीकरण नहीं बनेगा, ये समीकरण नहीं टूट पाएगा, ये समीकरण आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यानी x का गुणांक और y का गुणांक दोनों को जोड़ के 0 नहीं आना चाहिए। उसी प्रकार इस x के गुणांक को और y को गुणांक का जोड़ के 0 नहीं आना चाहिए। तो ये हो गई जो युग्म है किसके, समीकरण का जो रूप होता है, इस रूप को हमने देख लिया कि समीकरण के रूप कैसे होते हैं। समीकरण के रूप इस प्रकार के होते हैं जो आपने देखा है। तो यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 देख के डरने की बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में एक समय का सवाल लिख दूँ कि 5x माइनस 4y इक्वल टू 10 और यहाँ पे लिख दूँ x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो बस यही बात है। ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका B1 और ये क्या हो गया आपका C1। यहाँ पे नहीं कुछ हो तो क्या होगा, 1, तो 1 हो गया आपका A2, ये प्लस 3 हो गया आपका B2 और ये 12 क्या हो गया C2। लेकिन देखिए क्या इन दोनों को जोड़ के 0 आ रहा है, 5 और 4 को जोड़ के 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये समीकरण है। 1 और 3 को जोड़ के 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये समीकरण है। अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर 0 आ जाए तो उस समीकरण को आप हाथ लगा ही नहीं सकते, उस समीकरण को आप तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपके बस का बात नहीं, वो समीकरण क्या हो जाएगा, इसका मतलब समीकरण क्या है, गलत। तो जब आपके दैनिक जीवन में कभी ऐसे समीकरण बने या कोई आपसे पूछे तो फटाक से इस दोनों क्या कर लेना, जोड़ लेना। इन दोनों को जोड़ने पर अगर 0 आ गया तो समीकरण बोल देना कि वो समीकरण ही गलत है, यानी वो सवाल ही गलत है। अगर इन दोनों को जोड़ के 0 नहीं आ रहा है तभी जाके वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में वो बनेगा, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण वो कहलाएगा। ठीक है, आप जो आप बोर्ड पे लिखना है बोर्ड पे लिख सकते हैं, बगल में आपके डिस्प्ले पे दे रहा है, आप वहां से आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं इसको। चलिए मैं आगे चलता हूं और आगे हमने इसके रूप को देखा। अब रूप के बाद हम पहचानने की क्या कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम पहचानने की ये कोशिश करते हैं कि इसके हल कैसे होंगे। देखिए जब दो चर वाले रैखिक समीकरण को तोड़ने जाओगे, यानी कि हम यहाँ अगर हम बात कर दें दूसरा कंसेप्ट कि
समीकरण युग्म के हल, यानी समीकरण युग्म के जो हल होंगे, युग्म में यहां पे बार बार क्यों लिख रहा हूं पता है? युग्म में क्यों लिख रहा हूं? युग्म का मतलब कि यहां पे एक समीकरण, कितने समीकरण की हम बात कर रहे हैं एक साथ? दो समीकरण की। जैसे मैंने बताया कि दो चर रैखिक समीकरण में कभी एक समीकरण से काम नहीं चलेगा, आपको कितने समीकरण लेने होंगे? कम से कम दो लेने होंगे, इसलिए मैं यहां पे समीकरण युग्म लिख रहा हूं, यानी कि एक साथ कितने समीकरण? दो समीकरण। युग्म मतलब जोड़ा होता है। तो समीकरण युग्म के हल, यानी हल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम का। अभी मैं हल करना आपको नहीं सिखा रहा, यानी सिंपल भाषा में अगर समझें आप, तो जब आप समीकरण को तोड़ेंगे तो आप पे कुछ ना कुछ तो हल निकलेंगे। जब आप समीकरण को हल करेंगे, हल करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जब आप एक्स वाई का मान निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। तो जब आप एक्स वाई को तोड़ने जाओगे, ध्यान देना, जब एक्स वाई को आप तोड़ने जाओगे, हल निकालने जाओगे, तो आपके सामने तीन परिस्थितियां आएंगी, तीन कंडीशन, तीन सिचुएशंस आएंगे आपको। पहला सिचुएशन क्या? जब इनका हल निकलेगा, यानी एक्स वाई का जब आप मान निकालोगे, जब आप मान निकालोगे तो तीन कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन क्या होगा? मात्र एक हल होगा। कंडीशन नंबर पहला, कितना हल होगा? मात्र एक। यानी जब इसको आप तोड़ोगे, एक्स वाई का मान निकालोगे, तो आप जब हल तोड़ोगे तो पहला कंडीशन होगा उसका एक हल होगा मात्र, यानी केवल एक्स वाई के एक एक मान आएंगे। ओके, दूसरा कंडीशन आपके सामने आ सकता है, जब आप तोड़ोगे उसको तो आपके सामने दूसरा कंडीशन आ सकता है। कैसा आ सकता है? कि आपके पास कोई हल नहीं हो सकता। यानी ऐसा भी हो सकता है कि x का कोई मान ना निकले और y का भी कोई मान क्या हो? ना निकले, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है। और तीसरा कंडीशन आपके साथ क्या हो सकता है? कि आपके अनंत हल हो सकते हैं। अनगिनत हल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आप इसको तोड़ने जाओगे, ध्यान समझना, जब इसको आप तोड़ने जाओगे तो आपके पास तीन, यानी उसके हल, जो हल आएंगे उसके, वो तीन रूप के आ सकते हैं। या तो हल करने के बाद मात्र उसका एक हल होगा, यानी एक मान x का निकलेगा, एक मान y का निकलेगा। अच्छा, या तो हो सकता है कोई हल निकले ही ना, आप तोड़े और कोई हल ना निकले, x का भी कोई मान ना निकले, y का भी कोई मान ना निकले। या फिर तीसरी कंडीशन हो सकती है कि अनंत हल। अनंत हल मतलब कि या तो अनगिनत हल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होगी। तो अब हमें ये पकड़ना है कि हम समीकरण देख के ये कैसे पता लगाएं कि समीकरण जब हमको दिया रहेगा तो हम ये कैसे पता लगाएं कि किस समीकरण का एक हल निकलेगा, किस समीकरण का अनंत हल निकलेंगे और किस समीकरण के कोई हल नहीं निकलेगा। तो चलिए अब बात यहाँ पे करते हैं। तो ये जो हल पकड़ने का नियम, यानी समीकरण युग्म के जो हल होंगे, आप इसके गुणांक से पकड़ेंगे। गुणांक मतलब a1, a2, b1, b2 और c1/c2। मान लीजिए दो युग्म आपके समीकरण के आपको दिए गए हैं, ठीक है। अगर a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 के, अगर b1 और b2 के बराबर नहीं होगा, तो इसका मतलब है उस समीकरण में कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे। ठीक है, ये a1/2 में कहां से ला रहा हूं? यहां से ले रहा हूं मैं। ये समीकरण युग्म है आपका, इसमें x, इस पहले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण का x का गुणांक दोनों के दूसरे से भाग कर दें, और पहले समीकरण का y का गुणांक और दूसरे समीकरण के y का गुणांक को अगर एक दूसरे से भाग कर दें, भाग करने के बाद ये दोनों बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आया तो समीकरण में कितने हल होंगे? केवल एक होंगे। यानी a1/a2 आप यहां पे समझ ले कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है। ठीक है, गुणांक के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब समीकरण में कितना हल होगा? केवल एक हल होगा। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बने a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर कंडीशन ऐसी बने, यानी कहने का मतलब है ये बट्टा ये बराबर हो b1/b2 को, यानी इसको भाग दें, इसको भाग दें, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। और ये जो अचर पद है c1/c2 ये बराबर नहीं होना चाहिए। यानी देखिए यहाँ पे a1 और a1/a2 इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो, लेकिन c1/c2 का अनुपात अगर बराबर ना हो, बट्टा यानी अनुपात की बात मैं कर रहा हूँ, तो यानी ये बट्टा ये और ये बट्टा ये बराबर होना चाहिए, लेकिन इसको बट्टा करेंगे तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में कहेंगे उस समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा। यानी ऐसी कंडीशन अगर भी फंसती है, ऐसे समीकरण का रूप कभी होगा, तो आप देख के कह देना कि इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। लेकिन अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होगा और इक्वल टू अगर c1/c2 होगा, ध्यान देना, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर होगा, तो इसका मतलब कंडीशन नंबर कौन सा फिल होगा? तीसरा कंडीशन फिल होगा, यानी अनगिनत हल होंगे। ध्यान देना, अगर तीनों इसको a1/a2 भाग करेंगे b1/b2 और c1/c2 का, तीनों बराबर आ गया,
तो इसका मतलब उस समीकरण के कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। यानी कि कहने का मतलब है अगर हल निकालते रहो, आप भर जिंदगी निकालते चल जाओगे, आप थक जाओगे, लेकिन उसका हल नहीं निकलेगा। तो आपको कैसे सवाल आपके बुक में आने वाले हैं? देखिए सवाल तो ज़्यादा आपको बुक में यही आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास तो केवल एक हल आपको कहेगा x का एक मान होगा, y का कोई एक मान होगा, तो ज़्यादा आपको सवाल ये टकराने वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे दैनिक लाइफ में जिनका कोई समीकरण नहीं होता, यानी कहने का मतलब जिनका कोई हल नहीं निकलता, या तो उसे क्या निकल जाते हैं? अनगिनत हल निकल जाते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए आप समीकरण देख के पहचानिए कि इस समीकरण के क्या हल होंगे। तो यानी कि समीकरण का जो ये समीकरण युग्म का जो हल है वो क्या होने वाला है? एक हल होने वाला है कि कोई हल नहीं होने वाला, या अनगिनत हल होने वाला है। तो आप इससे पहचानें, यानी इनके जो गुणांक हैं और जो अचर पद है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से आप पहचान सकते हैं। तो अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो आप कहोगे सर केवल क्या हल होगा? एक हल होगा। अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो हम कहेंगे इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। एक भी हल, उस समीकरण को तोड़ो आपके एक भी हल नहीं निकलेंगे। और अगर a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के, तो आप ये कहेंगे कि उस समीकरण क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे। अब मैं इसी से एक बात और समझा देता हूँ आपको, ठीक है? इसी से आपको एक बात और मैं समझा देता हूँ। समझाने का मतलब क्या है? मेरे कहने का ये मतलब है कि आप थोड़ी ग्राफ वाली बात को भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे। ग्राफ वाली बात यही समझ में आ जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास वीडियो इसके लिए बनाना होगा, ठीक है? अब ग्राफ वाली बात थोड़ी क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बहुपद में ही बताया था, थोड़ा ग्राफ पे इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बहुपद में ही बताया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ एकदम सीधे चलता है, ठीक है? मैंने बताया था आपको कि बहुपद में मैंने बताया था जो रैखिक समीकरण होते हैं, बहुपद होते हैं, उनका घात एकदम बिल्कुल, ग्राफ जो होता है वो बिल्कुल सीधे चलता है, बिल्कुल सीधे होता है, एकदम लाइन में होता है, एकदम सीधे। और द्विघात का मैंने बताया था कि द्विघात का एकदम इस टाइप का होता है, इस शेप का होता है। तो यहाँ पे हम द्विघात तो पढ़ नहीं रहे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रैखिक, यानी यहाँ पे हम द्विघात तो पढ़ नहीं रहे, यहाँ पढ़ रहे हैं रैखिक। तो रैखिक में जब भी, यानी रैखिक समीकरण, तो यानी ग्राफ पे जब भी इसका समीकरण बनेगा, ध्यान देना, जब भी इसका समीकरण बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा? वो सीधा बनेगा। किधर भी बनेगा, लेकिन क्या बनेगा? वो उसका जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी वो सीधी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास समीकरण कितने हैं? यहाँ पे आपके पास 2। कौन कौन से? यानी समीकरण तो युग्म होंगे आपके पास, कम से कम 2 युग्म होंगे। तो जब आप उसको ग्राफ पे प्रदर्शित करोगे तो लाइन भी कितनी बनेगी? 2 लाइन बनेगी। 2 लाइन मतलब कि आप ग्राफ पे जब ग्राफ खींचोगे तो इस समीकरण का अलग लाइन बनेगा और इस समीकरण का अलग लाइन बनेगा, लेकिन दोनों लाइन सीधी ही बनेगी, चाहे जहां भी बने ग्राफ में बिल्कुल सीधी ही कहीं जाएगी, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं ये रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है वो हमेशा एकदम सीधे होता है, लाइन में होता है। तो आपने ये देखा कि आपके पास अगर मान लीजिए सवाल है, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके आप पता कर लेंगे कि समीकरण का एक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, कि अनगिनत हल होगा। लेकिन अगर ग्राफ पे अगर प्रदर्शित करने के लिए कहे, ग्राफ देख कर आपको कहे बताने के लिए कि बताइए किसका हल अनगिनत हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसका मात्र एक हल होगा, तो आप कैसे प्रदर्शित करेंगे? मान लीजिए मैं यहाँ पे ग्राफ लेता हूँ, कैसे आप बताएंगे? मान लीजिए मैं एक ग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है? ये आपका हो गया y अक्ष और ये आपका हो गया आपका x अक्ष। आप तो ये जानते हैं ये 0 होता है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है, ठीक है? मान लीजिए एक ग्राफ आपने खींचा ऐसे करके, एक समीकरण ग्राफ गया ऐसे और एक समीकरण ग्राफ गया ऐसे। देखिए दो ग्राफ हैं, एक ये है पहला नंबर और दूसरा नंबर ये, यानी 2 समीकरण तो 2 ग्राफ तो बनेंगे। अच्छा, जब एक ग्राफ दूसरी, यानी एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन को कितनी बार काट रही है? तो आप बोलोगे सर एक बार काट रही है। तो जब एक ग्राफ, यानी कि जो रेखाएं हैं, ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को एक बार प्रतिच्छेद करे, यानी एक बार काटे, मात्र एक बार, कहीं प्रतिच्छेद करे मतलब एक दूसरे को काटे एक बार, तब जाके आप इस तरह के ग्राफ को कहेंगे कि ये जो नियम है वो कौन सा हल नियम है? एक हल होने का नियम। यानी जब ये जो ग्राफ है, यानी जो ग्राफ खींचे जाएंगे, और आप जानते हैं कि आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना रहे हो, तो ग्राफ भी हमेशा कितने के होंगे? ग्राफ में कितने लाइन होंगे? 2। तो एक लाइन अगर दूसरी लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद मतलब एक जगह काट रही है, तो वो उस ग्राफ का जो हल होगा वो कौन से हल होंगे? एक हल होने वाले, एक हल होंगे। कौन से हल होंगे? एक हल। लेकिन मान लो कंडीशन अगर ऐसी पैदा हो जाए, कि मान लीजिए ग्राफ है और एक सीधी लाइन यहां से जा रही है और एक सीधी लाइन यहां से जा रही है,
यानी इस ग्राफ का, इस लाइन का इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, एक कहीं जा रही है और एक कहीं जा रही है, यानी कि ये समांतर है। तो इस स्थिति में आप कहेंगे कि उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। क्यों कोई हल नहीं होगा? जब तक ये ग्राफ इस ग्राफ को काटेगी नहीं तब तक कोई हल तो निकलेगा नहीं। ऊपर वाले ग्राफ में देखा कि एक बार काट रहे थे तो एक हल निकला, लेकिन अगर एक ग्राफ यानी एक लाइन, एक समीकरण की लाइन अलग जा रही हो, दूसरे समीकरण की लाइन अलग जा रही हो, दोनों मिलने का नाम नहीं ले रही हो, तो आप इस स्थिति में कहेंगे कि उसका क्या होगा? कोई हल उस समीकरण का नहीं होगा, यानी जो ग्राफ है इनका कोई हल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अनगिनत हल होने की बात। अब कंडीशन ऐसा हो सकता है कि पहले समीकरण का ग्राफ चलो यहां से गया, ठीक है, और दूसरे समीकरण का ग्राफ भी इसके ऊपर बिल्कुल जा रहा है, यानी कहने को जहां जहां ये जा रहा है वहां वहां इसके ऊपर ये भी जाएगा। तो आप देखिए ये नीचे वाला ग्राफ जहां जाएगा उस, यानी कहने का मतलब है उस पर वो आश्रित होती है, यानी जहां जहां वो चली यानी उसके ऊपर वो लाइन होती है। तो ऐसी जब लाइन होगी, जब एक लाइन पे दूसरी लाइन चढ़ी हुई होगी पूरी, तो वैसे स्थिति में हम क्या कहेंगे? उस समीकरण कौन सा हल होगा? कितना हल होगा? अनगिनत हल होगा। तो अगर ग्राफ के माध्यम से हम समझें कि ग्राफ में कैसे है, तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक जगह प्रतिच्छेद करेगी तो कितने हल होंगे? एक। अगर दोनों को कहीं प्रतिच्छेद ना करें, दो ये अलग चले वो अलग चले, तो कितने, क्या होगा इसका? कोई हल नहीं होगा। अगर उस पर चढ़ जाए यानी कि आश्रित हो जाए, यानी एक रेखा पे दूसरी रेखा चढ़ जाए, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि इससे क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे। ये तो हल होने के शर्त थे। तो अगर आपके पास समीकरण दिया हो तो आप देखना कि एक हल होने का शर्त होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कोई हल ना हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और अनगिनत हल होने का क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये बात हम लोग जान लिए हैं। और ग्राफिक विधि से भी आप देख लिए, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, आप उतारना चाहें तो वहां से उतार सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उस समीकरण के केवल एक हल होंगे। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, यानी कि कहीं प्रतिच्छेद ना करें, दोनों समांतर चलें, तो दोनों जो समीकरण है उनके कोई हल नहीं होंगे। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पे आश्रित है, यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा पे आश्रित है, यानी जहां जहां एक रेखा जा रही है उसके ऊपर दूसरी रेखा भी उसके साथ जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि उन समीकरण के अनगिनत हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। तो आप चाहे ऐसे निकालें चाहे आप वैसे निकालें। अब बात आती है कि समीकरण को तोड़ने के प्रकार कितने होते हैं। देखिए वैसे समीकरण को तोड़ने के तो 5 प्रकार होते हैं, लेकिन बीजगणितीय मेथड से, यानी आपके जो मेथड है उसमें समीकरण को तोड़ने के मात्र 3 विधि होते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा होता है बज्रगुणन विधि। यानी अगर आपको एग्जाम के मेथड सीखना तो आपको मात्र 3 मेथड सीखने होंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन। यानी आपके बुक में ये चौथा 5वां नहीं दिया होगा, ठीक है, और दिया भी होगा तो आपके एग्जाम के रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आप बीजगणित पढ़ रहे हो तो बीजगणित के अकॉर्डिंग आप 3 ही मेथड होते हैं। यानी बीजगणित की जो विधि होती है वो 3 ही होती है इन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को तोड़ने की। पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा होता है बज्रगुणन विधि, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में केवल हमने इसके रूप को देखा और द्विघात समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के जो युग्म होते हैं उनके हल कैसे कैसे हो सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे, इनके बारे में हमने देखा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी 2 चर वाले रैखिक समीकरण की, वहाँ हम ये देखेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे कैसे तोड़ेंगे और किस किस रूप में तोड़ेंगे। तो एक सेपरेट वीडियो बनाकर वहां पे दिखाऊंगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे तोड़ेंगे, लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि से कैसे तोड़ेंगे और आप बज्रगुणन विधि से आप कैसे तोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलते हैं, अब समय बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो को लंबा मैं करना नहीं चाहता। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।